सी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहेगा आज का लेक्चर। तो देखिए शहबाज किस टाइप से आप करेंगे इनको, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पीछे है उसके बारे में बता दें, हमने लास्ट टाइम क्या किया था। तो हमने लास्ट टाइम बेटा रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका यूज़ भी होता है। क्या था? R = ml डिवाइड बाई में NE² A टाउ। ठीक है, और रेजोनेंस की बुक में यहाँ 2 लिखा हुआ है तो वो गलत है, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा बिल्कुल इसका रियल में। ठीक है, R = ml NE² A टाउ। क्या आप बता सकते हैं? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ वायर। n क्या है? नंबर डेंसिटी। n क्या है? नंबर डेंसिटी, नोट नंबर। e क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। a क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ठीक है, तो ये हम पहले कर चुके। तो मुझे ये बताए शहबाज, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आप सभी ने पढ़ रखी क्लास 10th के अंदर भी। ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor under some condition। ये लिखना जरूरी है बेटा, under some condition like temperature, mechanical strain remains fixed, remains constant। तो ये जो है मैंने यहाँ ये जो बात है इसके ऊपर जोर डाला है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये आपको याद रखना है। ठीक है, बच्चे डायरेक्ट याद रख लेते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं बोल दूं बेटा यहाँ 2 वोल्ट है या -2 वोल्ट है, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट A एंड B? ज़्यादा नहीं कहता, बहुत से बच्चे इसको गलत बताएंगे, बोलेंगे सर 0 का। तो यहाँ है 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अरे 2 - 2 कितना हो गया बेटा? 4 वोल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से होती है, कोई खास बात नहीं। तो ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है अगर यहाँ बात करें V = R × I या I × R जो आप बोलते हो, तो ये V है और ये आपके पास I है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस टाइप से बना हुआ है। तो ये सपोज R1 है, ये R2। मेक इन एन एंगल θ1, मेक इन एन एंगल θ2। मुझे बताएं शहबाज, यहाँ पर कि कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है? R1 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है? जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा। स्लोप मीन्स एंगल, एंगल किसका ज़्यादा? R2 का। तो यहाँ R2 क्या? ग्रेटर देन R1। या आपसे R2:R1 पूछ ली जाए और एंगल आपको सपोज गिवन हो, ठीक है, θ2 आपको सपोज 53 गिवन है और ये 37 डिग्री गिवन है। ये क्या पूछ लिया सर? ये तो टेबल में ही नहीं पढ़ा हमने आज तक है। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट 53, टेंजेंट 37। कोई बात नहीं बेटा, ये दो तो इम्पोर्टेंट हैं, 37 और 53। ये रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यही पूछता है JEE ने। चलो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, शायद आपको याद नहीं होगा, वैसे तो मैंने मैथमेटिकल टूल के अंदर बताया था। sin 37 कितना होता है? 3/5। cos 37 कितना होता है? 4/5। टेंजेंट 37 कितना होता है? 3/4। sin 53 कितना होता है? 4/5। cos 53 कितना होता है? 3/5। टेंजेंट 53 कितना होता है? 4/3। ठीक है, तो अब तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, R2/R1। टेंजेंट 53 कितना? 4/3। और R1 मीन्स टेंजेंट 37 कितना? 3/4। कट गया सर, 1 आ गया है, 16:1। ठीक है, तो आप यहाँ R2:R1 आपसे पूछी गई थी तो आप उसका आंसर लिखेंगे 16:9। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये था इसके बारे में। ठीक है, स्टैटिक रेजिस्टेंस भी होता है, डायनेमिक भी होता है। जहाँ एंगल चेंज हो रहा होता है वहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस भी होता है। कुछ एक नॉन ओमिक कंडक्टर भी होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते।
आर और आई का ग्राफ अगर आप देखेंगे यहाँ वी और आई का ग्राफ, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, और स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देगा, रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहाँ से निकालेंगे, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। सर हमें तो वी का भी नहीं पता, वी का क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है, इंटू आई लिख लेते हैं ऐसे। M1 L2 T-2 चार्ज के लिए क्या, A इंटू टी, और करंट है तो A इसके लिए, तो M1 L2 T-3 A-2। तो ये होगा बेटा R के लिए क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रो के लिए क्या होगा, R का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रो L बाई ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, R इंटू ए बाई एल। एरिया मीटर स्क्वायर होता तो इसकी यूनिट होगी बेटा ओम मीटर। क्या यूनिट होगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो है ना, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में गलत कराते हैं कि सर सिंपल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ये बात आप नोट कर लेना। अब रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर अलॉय की, और फिर आपके पास आता है सेमीकंडक्टर, और फिर आता है कंडक्टर। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा। आई एम सुपर कूल। ओके, ये वैसे ही मतलब ट्रिक आपको याद रखने के लिए, सबसे ज़्यादा किसकी, इंसुलेटर की, फिर अलॉय, फिर सेमीकंडक्टर, और फिर कंडक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं, इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो देखिए शाबाश, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर किस टाइप से स्ट्रेचिंग हो। अगर मैं कह दूं कोई लेंथ, कोई सपोज ये कंडक्टर है, अगर इसकी मैं लेंथ 3 टाइम्स कर देता हूं तो उससे नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका जो आप जवाब है ना, विद इन ए सेकेंड आप उसका आंसर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसके पास यकीन नहीं हो रहा तो हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। लेकिन कंसेप्ट जरूरी है बेटा आपको समझना है किस टाइप से हो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ये सपोज कोई कंडक्टर था जिसकी लेंथ थी यहाँ पर L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A1। यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ाकर जो है, लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। लेंथ हमने इसकी इंक्रीज की L2 और एरिया हो A2। इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2, नया रेजिस्टेंस R2। ये पहले वाला था, ठीक है, R रेजिस्टेंस, आप इसको लिख सकते हो R न्यू, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा पूछते हैं, न्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए शाबाश, पहले तो जो फॉर्मूला होता है उसका R इज इक्वल टू रो एल बाई। कई बार जानबूझ कर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, अगर किसी वायर की अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो बोल देना बेटा सेम रहेगी जो पहले। रेजिस्टिविटी कभी डिपेंड नहीं करती लेंथ और एरिया पे। रेजिस्टिविटी सपोज कोई सब्सटेंस अगर लोहे का बना हुआ तो उसको खींचेंगे लोहे का ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। तो रेजिस्टिविटी जो है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। रो जो है रेजिस्टिविटी वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे वो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से देखें शाबाश, अगर मैं R1 की बात करता हूँ तो क्या होगा, रो इंटू L1 बाई A1। अगर R2 की बात करता हूँ रो इंटू L2 बाई A2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो R1 बाई R2 क्या है मेरे पास, L1 बाई A1 L2 बाई A2। तो इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए से बस एक चीज़ सेम रहेगी, क्या, वॉल्यूम जो पहले है वही वॉल्यूम बाद में रहेगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग से पहले जो वॉल्यूम है बाद में वही रहेगा। अगर लेंथ बढ़ी तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ है, तो वॉल्यूम पहले क्या था, एरिया इंटू लेंथ, अब क्या हो गया A2 इंटू L2। बस यहाँ से सारा कंसेप्ट इसी का था, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो L1 बाई L2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से L1 बाई L2 A2 बाई A1 पुट कर दो इस इक्वेशन में। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टार में इसको बोल रहा हूँ। R1 बाई R2 क्या होगा, L1 का स्क्वायर L1 बाई L2 का स्क्वायर, R1 L1, ठीक है। आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ A1 A2 में डिफरेंट रिजल्ट आएगा। एक तो ये रिजल्ट है बेटा रिजल्ट 1,
जो आपको डायरेक्ट यूज करना है। एक जो होगा R1/R2 एरिया की फॉर्म में क्या होगा, अगर मैं यहाँ A2/A1 की वैल्यू पुट करूँ तो A2/A1 की वैल्यू L1/L2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, L1/L2 की वैल्यू क्या है A2/A1, तो यहाँ होगा A2/A1 का स्क्वायर। अगर एरिया को पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो πr2/πr1 इसका स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर डायमीटर है तो डायमीटर आप लिखेंगे D2/D1 का स्क्वायर, कुछ भी दे रखा है इस फॉर्म में आप लिखेंगे। अब यहाँ देखिए सर इसको याद कैसे रहेंगे, राम लखन, ठीक है, राम लखन, ठीक है। अब राम अर्जुन, ये तो कोई बात नहीं बनी ना, राम अर्जुन, इसलिए इसको उल्टा लिखा गया है कि सर राम तो रामायण के अंदर था, अब अर्जुन महाभारत के अंदर था, इसलिए उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ये ट्रिक है बस याद रखने की और कुछ नहीं है। ट्रिक ऐसे ही बनती, मैं बैठे बैठे सोच रहा था किस टाइप से इनको बताया जाए ताकि बच्चों को याद रहे। अब तुम यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे, सपोज R1/R2 आप लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ से L1 लिखें या L2, सब ध्यान नहीं आ रहा, अब L2 ऊपर था, अब डायरेक्ट 1 है 1, ठीक है, राम लखन याद रह जाएगा। इसमें राम अर्जुन कोई बात नहीं बनी सर, कोई सेंस नहीं आ रही यहाँ से, ठीक है, नहीं यहाँ से सर हमें तो सेंस सारी बन रही है बात, तो ऐसी बात नहीं बेटा, आपको जस्ट उनको क्लियर करना, जैसे आई एम सुपर कूल अभी बताया, यहाँ बताया, तो इस टाइप से आप इसको याद रखेंगे तो और ज़्यादा इजी रहेगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था काफ़ी देर से, इफ़ द लेंथ ऑफ ए वायर इज लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, इफ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड अप टू 3 टाइम्स, लेंथ जो उसको 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया, ठीक है, इनिशियल लेंथ का, तो नया जो रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से आर न्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें एन स्क्वायर इंटू में ओल्ड रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस गिवन होगा उसकी वैल्यू इंटू एन स्क्वायर। एन क्या जितने अगर बोल दिया जाए 3 बोला तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू ओल्ड। पहले अगर रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल गिवन था कि पहले जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है आपके पास सपोज 20 ओम, अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर लेंथ इतने टाइम्स कर दी जाए तो 9 इंटू में पहले जो रेजिस्टेंस था 180। अगर मैं बोल दूं कि लेंथ को 10 टाइम्स कर दिया गया तब नया रेजिस्टेंस 100 टाइम्स हो जाएगा सर। लेंथ को 20 टाइम्स कर दिया गया, नया रेजिस्टेंस 400 टाइम्स। क्लियर हुई बात, समझ आई, एन का स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर हुआ कैसे समझ लो, सपोज पहले लेंथ थी L1, नई जो लेंथ उसको 3 टाइम्स कर दिया गया, तो 3 यहाँ पुट करोगे आप इस रिजल्ट के अंदर, कहाँ गया इस रिजल्ट के अंदर, तो नया रेजिस्टेंस क्या आएगा R2/R1, 3L बाई में L इसका स्क्वायर तो है, L से L कैंसिल, तो R2 क्या आया 3 का स्क्वायर इंटू R1, तो यही तो रिजल्ट बनेगा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा आपके, ठीक है, ये आपको करना ही होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिए बस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, क्या इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। तो देखिए अब इसके अंदर एक इक्वेशन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट क्या है ये तो इक्वेशन होती है T ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस, एक इक्वेशन होती है T लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस के लिए, वो होती है RT R0 1 प्लस अल्फा टी। अभी अल्फा और बीटा क्या कांस्टेंट है, ये RT क्या है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। R0 क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि हो सकता है कि रेंज आपके पास 17 to 27 दे रखी है, तो आप इसको इनिशियल रेजिस्टेंस बोलेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस। अल्फा विद द टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स क्यों, क्योंकि पूरा तो डायमेंशनलेस है, 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, ये 1 प्लस अल्फा टी 1 डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, सेम में सेम ऐड होता है, L प्लस L इज इक्वल टू L, L प्लस L माइनस L इज इक्वल टू L, ऐसा बोला जाता है, आपको पता है। फिर इसमें इसका क्या मीनिंग होता है,
ये नहीं कि l माइनस एल जीरो हो गया, नहीं, लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे लेंथ ही मिलेगा, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड करोगे सेम ही मिलेगी। मीटर मीटर मीटर, ठीक है, 7 मीटर प्लस 3 मीटर 10 मीटर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है अल्फा टी मीन्स डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस हुआ, ठीक है, 1 बोलोगे। अल्फा क्या हो, 1/t मीन्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से इसके बारे में तो हमने जान लिया। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो जिसको निकालना होता है उसको एक साइड और सबको एक साइड आपको सभी को पता है। तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट अल्फा टी। यहाँ से देखिए से बस आर टी माइनस आर नोट इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ये यहाँ से फॉर्मूला है अल्फा का। ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। आप बोलोगे इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये अल्फा के रिगार्डिंग रहेगी। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर के लिए, और अलॉय के लिए भी ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, बट स्मॉल होती है। अगर बात करें सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो उनके लिए वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर डिपेंड कैसे करता है, तो उसके बारे में देखिए बस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनके बारे में हम बात करें। और रेजिस्टिविटी जो है वो भी साथ में यहीं पर होगी। जो रेजिस्टेंस के केस है वही सेम रेजिस्टिविटी के होते हैं, हैविंग नो चेंज, ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की, कंडक्टर के लिए, इन केस ऑफ कंडक्टर। तो देखिए इससे बस होता है कि इसमें फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, ml डिवाइड बाई n ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज होगा एज वी नो दैट। मुझे ये बताएं सिलेबस, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर कोलाइड करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, पहले वैसे हम बता चुका, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम, तो ये आर क्या होगा, ज़्यादा। किस केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर या मेटल, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में इस टाइप से रहेगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो टाउ बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो आर कम होगा। तो कंडक्टर के केस में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट वहाँ से कर देंगे कि सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक जो क्या है वो यहाँ पर छिपा हुआ। ये तो थी मेटल की बात। अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो टाउ होता है ये तो अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन जो यहाँ एक एन दिख रहा है आपको, नंबर डेंसिटी, ये इसके इफेक्ट को कंपनसेट कर देती है, मीन्स इसके इफेक्ट को कम कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा वो नंबर डेंसिटी का होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। एन की वैल्यू बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर एन बढ़ेगा तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर कम, एन कम, आर ज़्यादा। तो यहाँ देखिए सिलेबस, यहाँ तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अगर बात करें हम यहाँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड केस अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ इंसुलेटर टेम्परेचर रेजिस्टेंस increases with decrease in temperature exponentially। ये बात याद रख लेना बेटा, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ए के फॉर्म में ये होगा डिक्रीज, ठीक है। तो ये था इसके बारे में जो इफेक्ट ऑफ हम पढ़ रहे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ तो देखो शहबाज, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। जो न्यू रेजिस्टेंस होगा उसकी रेशो के बारे में पढ़ा था कि न्यू जो रेजिस्टेंस है या R1/R2 जो हमने रेशो की थी वो किसके इक्वल आई थी, L1/L2, इसका कंप्लीट का स्क्वायर। लेकिन यहाँ एरिया जो था वो इस टाइप से था, A2/A1, ठीक है। और मैंने आपको कहा भी था इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, राम लखन, ठीक है, या राम लक्ष्मण, ठीक है, राम अर्जुन, मतलब बात नहीं बनेगी सर, इसलिए इसको उल्टा लिखा था। अब एरिया जो था वो π/r² होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर एरिया अगर लिखा जाएगा रेडियस की फॉर्म में तो पाई से पाई कटेगा, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो R2/R1 की पावर 4 होगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जो डायमीटर है वो भी क्या होगा, D2/D1 की पावर 4। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके थे। अगर ये कार्बन कोड कोई रजिस्टर है, कोई कलर कोडिंग है, इस टाइप से गिवन है 4 स्ट्रिप रेड 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 सिल्वर, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शाबाश, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। तो देखिए शाबाश, बहुत इजी टॉपिक है। मैं एक बार के लिए इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए शाबाश, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक प्रदीप फंडामेंटल के अंदर, बुक के अंदर ही गिवन है। ठीक है, और वो ट्रिक किस टाइप से है मैं बता देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ कलर लिख रहा हूँ या नंबरिंग लिख रहा हूँ। तो कलर की जो ट्रिक है वो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace, gold silver necklace। तो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा, एक दो बार आप बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो कलर है वो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक, बी से ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर आगे आएगा ब्लू, फिर है वायलेट, फिर है ग्रे, फिर है वाइट, फिर जी से है गोल्ड, एस से सिल्वर और एन से नेकलेस, मीन्स 9 कलर। ओके, तो इस टाइप से जो नंबरिंग जो होगी वो 0 से आपको स्टार्ट करनी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, साथ में जो मल्टीप्लायर यहाँ पर रहेगा वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो है कलर जो है गोल्ड सिल्वर जो है, इनके अंदर क्या होती है, टॉलरेंस होती है। गोल्ड की टॉलरेंस 5% है, सिल्वर की 10 है, अगर कोई कलर नहीं है तो 20। तो यहाँ देखिए बस इनको कुछ क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। एक बार के तो आपको टेबल क्लियर हो गई हुई किस टाइप से। तो मैं यहाँ आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज यही है, ये कोई कलर कोड कार्बन रजिस्टर है, इसकी 4 स्ट्रिप गिवन है और स्ट्रिप का जो कलर है वो इसी टाइप से है, रेड, फिर आपके पास रेड है, फिर रेड है और फिर 9 कलर है सपोज। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो फॉर्मेट जो होगा, किस फॉर्मेट में आपको आंसर करना, वो फॉर्मेट होगा ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस जो टॉलरेंस होगी। ठीक है, इसको ए पॉइंट ऐसा कुछ नहीं लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन आए, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना, इसी फॉर्म में लिखना है। तो ए क्या, फर्स्ट कलर क्या, रेड। अब रेड के लिए यहाँ जाओगे आप, रेड देखेंगे, रेड है 2 सर, ठीक है, तो उसको 2 लिख दिया। सेकंड फिर रेड है, ठीक है, तो बी यहाँ पर जाओगे रेड कलर, तो इसको 2 लिख दिया। थर्ड जो कलर होगा ए बी सी डी, तो सी पे आ गए, सी जो होगा 10 की पावर में होगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगेन रेड है तो 10 की पावर 2 प्लस माइनस 9 कलर के लिए क्या होगी टॉलरेंस, 20%। तो ये आपके पास यहाँ आंसर था। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई क्वेश्चन, सपोज 32 इंटू 10 रेज टू पावर सपोज 6 प्लस माइनस 5%, क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? चारों कलर जो स्ट्रिप के वो बता सकते हैं यहाँ से देखकर। सबसे पहले आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे, ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस t%। ठीक है, तो ए क्या, 3 आप ये मत करना 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, गलत हो जाएगा। तो 3 पे कौन है, ऑरेंज। तो सबसे फर्स्ट जो कलर है वो क्या हुआ आपका, ऑरेंज। सेकंड जो बी है वहां पर 2 किसके लिए, रेड के लिए, तो रेड। 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई किसके लिए है वो देखें, ब्लू। 5% किसके लिए, गोल्ड के लिए। तो यहाँ से आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जेई के अंदर, पता नीट के अंदर अभी लेटेस्ट इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल ईजी था। तो आप ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो हो जाएगी, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम नेक्स्ट
टॉपिक की बात करते हैं। और वैसे एक बात हो, जो हमने रिजल्ट पढ़ा था आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये जो अल्फा था यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नियरली 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होती है। किसके लिए? फॉर मेटल। ठीक है, याद रख लेना, मेटल के लिए जो इसकी वैल्यू होगी नियरली ये रहेगी। ठीक है, जो आपको याद रखनी है, तो याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वाइस है बस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल चलेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन की हम बात करें, धीरे धीरे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए से बस, तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कब बोला जाता है, पैरेलल में कब बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोला जाए? अच्छा बस, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ देयर इज ओनली one path for to the flow of electron। अगर एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, ठीक है, एक से ज्यादा रास्ते अगर नहीं है करंट के लिए, तो उसको बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस R1, R2, R3 अप टू Rn, इनको कनेक्ट किया है किसी बैटरी से, सपोज V विद द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, इससे कनेक्ट किया गया, ये कोई की है सपोज रास्ते में, ठीक है, की को प्रेस किया हुआ है R1, R2, R3, ठीक है, यहाँ से कोई करंट सपोज आ गया, जितना करंट जाएगा उतना ही वापस आएगा। ये जो V होता है बेटा, मैंने यहाँ बताया था, यहाँ V है, V V V यहाँ तक V है, यहाँ जीरो, ठीक है, ये माइनस V मत बोलना है, जीरो होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस V है, यहाँ पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस V है। तो जैसे यहाँ करंट जा रहा है तो करंट सेम जाएगा, यहाँ से भी I करंट पास कर रहा है, यहाँ से भी I, यहाँ से भी I करंट पास कर रहा है, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। ये मत कहना कि सर A पॉइंट से अगर B पॉइंट देखें तो हमारे पास दो रास्ते हैं, A से B जाने के, ये रास्ता एक ही है, ये रास्ता थोड़ी, यहाँ से करंट थोड़ी जाएगा, A से B मूव करेगा। ओके, तो ये बात हुई इसकी। तो यहाँ से देखिए से बस, अगर हम यहाँ पोटेंशियल की बात करें, इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट रजिस्टर की वजह से। तो V जो होगा नेट पोटेंशियल वो सभी का सम होगा, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V तो सीरीज के लिए हम क्या लिखेंगे? I इंटू आर एस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर, पता है सभी को ओम्स लॉ। तो देखिए बस, V1 क्या हुआ? I इंटू R1, V2 क्या हुआ? I इंटू R2, V3 क्या हुआ? I इंटू R3। I दिख रहा है कि सभी में से कैंसिल होगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट रजिस्टर को आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पैरेलल क्या होगा? देयर आर मोर देन वन पाथ, मोर देन वन पाथ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट लिख लो। करंट के फ्लो के लिए अगर एक से ज्यादा रास्ते तो उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट या फिर चार्ज, करंट या फिर चार्ज, ठीक है। P से पैरेलल P से पोटेंशियल, P से पैरेलल P से पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। ओके, P से पैरेलल P से पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम रहेगा। ये मत करना ऐसे सीधे ऐसे करंट, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो देखिए बस, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें, R1, R2, R3, R1, R2, R3, वही काम किसी बैटरी से इसको अटैच किया V से। तो यहाँ देखिए बस, ये करंट I है, ये करंट I है, I1, I2, I3। तो यहाँ देखिए बस, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वही है, सेम है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम है, कोई खास बात नहीं। तो यहाँ देखने की बात ये है कि जो करंट है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया बेटा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ऐसा हो चुका है यहाँ पर। अब I क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? अगर बात करें V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। पैरेलल का केस कर रहे हैं हम, तो V P लिख दिया। I1 क्या होगा? यहाँ पर V है, V V V, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, नो चेंज। अगर यहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है तो कोई फिर ये V नहीं रहेगा, ध्यान रखना है इस चीज का।
फिर ये v नहीं रहेगा, यहाँ v है, यहाँ v है, यहाँ v है, v v v v v 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, v वोल्ट। तो यहाँ क्या हुआ, v बाई R1 प्लस v बाई R2 प्लस v बाई R3, v कॉमन नजर आ रहा होगा आप सभी को, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो ये रिजल्ट रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, रेसिप्रोकल में ऐड होंगे, ठीक है। पैरेलल में तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और सीरीज में बढ़ता है। अगर दो रजिस्टर गिवन है बेटा आपको ऐसे R1 R2, कोई एक्सटर्नल सोर्स है, सपोज V से इनको अटैच किया गया है, V से इनको अटैच किया है, I1 करंट इसने लिया, I2 इसने लिया, ठीक है। तो I1 I2 की अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, बताओ शाबाश, क्या बोलोगे, I1 I2 की वैल्यू। देखिए शाबाश, क्या ये पोटेंशियल सेम है, मीन्स I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I इंटू R, सेम मतलब एक ही बात हुई ना। ये R क्या है, R कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या कॉम्बिनेशन है। तो देखिए I1 R1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, इन दोनों का। कभी भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हो ना, तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको यूज करना है, वो क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम, याद रह जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम, याद रखना ही है आपको हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए शाबाश, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। अब R1 से R1 उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो I1 की वैल्यू क्या है, I R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये ट्रिक आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। I2 क्या होगा, अरे सेम फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। I2 क्या होगा, I2 R2 इज इक्वल टू I इंटू नेट रेजिस्टेंस क्या, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R2 से R2 कैंसल, I2 क्या आया, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू जो करंट गिवन है पूरे सर्किट में से जो मूव करा वो करंट, ठीक है, हो जाएगा। अगर दो सेम रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, सपोज ये 50 ओम है, ये भी 50 ओम है, नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ इन दोनों का 25, उनका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यकीन ना हो तो आप करके देख सकते हो, ठीक है। 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 50, 50 LCM आया तो 1 प्लस 1 2, तो R की वैल्यू आई सर 25 ओम, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज करेंगे, यहाँ पर 3 का है तो क्या होगा, R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ये देखिए बस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये पूछा गया इफ द रेजिस्टेंस परंट लेंथ, या रेजिस्टेंस गिवन है सिंपली, द रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम पर मीटर। इस टाइप से कभी भी गिवन हो तो मीन्स रेजिस्टेंस परंट लेंथ गिवन है इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, कोई वायर उसको सर्कल की फॉर्म बेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एज शोन इन डायग्राम। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना फ्रॉम A टू B। तो A टू B जाने के 3 रास्ते हैं, 1 2 3, ठीक है। हाफ सर्कमफ्रेंस होगी कंप्लीट 2 पाई आर होती है, तो हाफ सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या होगी, पाई इंटू आर, ये भी पाई इंटू आर, ये होगी 2R, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेंथ, अगर रेजिस्टेंस निकालना है हमें RACB, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू 0.5 ओम पर मीटर है तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना, लेंथ क्या, पाई इंटू आर, आर कितना 1 मीटर, तो पाई से मल्टीप्लाई किया, रेजिस्टेंस आ गया ओम के अंदर। ए से बी अगर बात करें तो 0.5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 इंटू आर, आर कितना 1, तो ये कितना हुआ हमारे पास 1 ओम। नेक्स्ट अगर नीचे अगर ए डी बी यहाँ से जाए तो सेम रिजल्ट आएगा, जो ऊपर 0.5 इंटू पाई, ठीक है। ये तीनों जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, और पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है 0.5 पाई प्लस 1 बाई, क्या रिजल्ट आया 1 प्लस 0.5 पाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 0.5 को 2 बाई पाई, 2 बाई पाई। एलसीएम क्या आएगा यहाँ से, पाई एलसीएम आया, 2 प्लस पाई प्लस 2, तो ये है आरपी की वैल्यू।
आर पी की वैल्यू क्या है, पाई डिवाइड बाई में पाई प्लस 4 ओम। तो ये इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था फ्रॉम ए टू बी। इसको आप आर ए बी भी लिख सकते हो, पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 4। ओके, तो इस टाइप के अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए, अगर वो अपने आप को रिपीट करते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे और उसकी जगह एक्स लिख देंगे। अब यहाँ से अगर इसको देखें तो सेम ऐसा ही है, ठीक है, जो पहले था। अब जो ये दिख रहा है इसको अगर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ तो ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ से अगर नया सर्किट भी बनाऊँ तो ऐसा ही नजर आएगा, इन्फिनिटी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हमने इक्विवेलेंट एक ड्रॉ किया इस टाइप से। देखिए सियाबस, यहाँ हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मान लिया इस कंप्लीट की वजह से, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करके ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, ये 1 है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 12 वोल्ट। वो कितना करंट ड्रॉ करेगी इसके बारे में बात करनी। पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को ही सोल्व करो पैरेलल में। क्या फॉर्मूला था, पैरेलल में दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम, याद होगा, ठीक है। तो 1 आर पी आ गया कितना, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, 1 ओम 1 ओम, और ये जो बैटरी लगी हुई कितने की, 12 वोल्ट की। अब यहाँ से तो तीनों ही सीरीज के अंदर हैं, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज के अंदर, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, कितना होगा भाई, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये इनका रेजिस्टेंस आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ से जो इनका इक्विवेलेंट आया है रेजिस्टेंस, वो भी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल, क्योंकि सेम एक दूसरे को रिपीट करें, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो एक्स की वैल्यू जो होगी इस कंप्लीट के इक्वल है, किसके, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो इसको इस साइड ले एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही। तो एक्स चुके प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स कितना हुआ, 3x प्लस 2। तो इस साइड लेकर आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स चुके है माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए से बस इसका रिजल्ट आपको पता होगा, माइनस बी हम लिखते हैं, माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो दिस डिवाइड बाय में 2 इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाय में 2। माइनस से माइनस प्लस कर दिया क्योंकि ये जो था सेम माइनस का था। तो यहाँ से कितना हुआ 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 लिख सकते हैं, मीन्स 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई में 2 ऐसा लिख सकते हैं। कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस रूट 3, ये इसका एक्स की वैल्यू आ गई, जो कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू आ गई। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। आर रेजिस्टेंस क्या है, 1 प्लस रूट 3। सर 1 प्लस रूट 3 क्यों लिया, ये तो नेगेटिव में वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये वैल्यू पुट करोगे आप तो 1 माइनस 1.73, वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा जो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से आई की वैल्यू मैच हो रही है किसी में, तो यहाँ चेक करेंगे मैच है कि ठीक है, नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर के फॉर्म में। तो ये 1 रूट 3 है, तो 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 1 माइनस रूट 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से जो है वैल्यू किसकी आई, 1 माइनस रूट 3, तो ये हुआ 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 6 आएगा, माइनस साइन अंदर ले जाओ, क्या आएगा रूट 3 माइनस 1। तो किस आंसर में मैच कर रहा है, 6 अंडर द रूट, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल ठीक होगा। तो इस टाइप से आप ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।